हेलो एवरीवन। सो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो देखो, आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अपना ग्रुप सी एबीटीएस है, जो कि फिजिकल साइंस का है। सो यहाँ पे 3 सेट्स है आपके फिजिकल साइंस के। एक पेज नंबर 35 में, दूसरा पेज नंबर 237 में, और तीसरा आपको पेज नंबर 450 मिलेंगे। ये 3 सेट्स हुए जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में। तीनों का हमने एमसीक्यू ऑलरेडी, जो एमसीक्यू होता है 1 मार्क्स का जो भी पोर्शन था, ऑलरेडी पूरा सॉल्व कर लिया है। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है, जाके चेक कीजिए, उसका सारा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैंने अभी तक फिजिक्स में जितना भी पढ़ा रखा है उस सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आपको उसमें जो भी देखना है आप जाके इजिली देख सकते हैं, आपको उसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी चैनल पे। फिलहाल आज हम लोग पूरा का पूरा ग्रुप सी को सॉल्व करेंगे, तीनों का सेट का। सो इसके लिए आपको करना एक ही काम, एबीटीए निकाल के आप अपने साथ में रखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। क्वेश्चंस आपको एबीटीए से पढ़ने होंगे। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको आंसर बताने वाला हूँ। मैंने अपने साथ एबीटीए खोल के रखा है साइड में, ताकि मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको बता सकूँ। सिंपल है। तो जल्द से जल्द किताब को खोलिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। मेरा नाम है आमिर, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल मॉडर्न पढ़ाई पर। देखिए, ग्रुप सी जो हमारा पेज नंबर 35 का जो सेट है, तो उसमें जो पहला क्वेश्चन में बोला गया, राइट द रोल्स ऑफ NO एंड NO2 यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, यानी कि ओजोन लेयर को तबाह करने में क्या जिम्मेदारी है इन लोगों की। तो बहुत अच्छी जिम्मेदारी है, देखते हैं क्या जिम्मेदारी है। पहले देखो सेंटेंस पूरा, नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद ओजोन टू फॉर्म ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, वो ओजोन के साथ रिएक्ट करता है। आपका NO जो है ये रिएक्शन करता है O3 के साथ, और यहाँ से क्या करेगा, ऑक्सीजन आइटम को अलग कर देगा, O प्लस NO2 बना देगा, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देगा। और फिर बाद में क्या होगा, द ओजोन देन, इसमें क्या हो गया, ओजोन क्या हो गया, टूट गया ना। ओजोन देन ब्रेक्स इनटू एटॉमिक ऑक्सीजन बाय अब्सॉर्बिंग रेज, और NO2 रिएक्ट्स। अब जो NO2 बना यहाँ पर, यहाँ से जो निकलेगा आपका, वो क्या करेगा, वो बाद में रिएक्ट कर जाएगा फिर एटॉमिक ऑक्सीजन से। इस तरीके से फिर वो वापस से फॉर्म कर देगा, आपका उल्टा गाड़ी चला देगा। फिर यहीं से हमको क्या होता है, इस तरीके से जो ओजोन है पूरी तरीके से डिप्लेट होता रहता है, डिप्लेशन होता है यहाँ पर। सिंपल मैं छोटा सा रिएक्शन यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस O3, यहाँ से आपको मिलने वाला है NO2 प्लस O, यानी कि ऑक्सीजन आइटम। अब ये जो NO2 मिला आपको, ये NO2 क्या करेगा, लिखा है NO2 रिएक्ट्स विद, ये फिर से एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वापस से ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा, आपका नाइट्रिक ऑक्साइड आता है, एंड देन फिर ओजोन भी बना देता है। बट इस चक्कर में क्या होता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड जब बार बार ओजोन से रिएक्ट कर रहा है, तो ये ओजोन टूट करके क्या हो रहा है आपका, ये ओजोन तो टूट करके आपका ये बना दे रहा है, ऑक्सीजन आइटम में कन्वर्ट हो जा रहा है, जिसकी वजह से ओजोन डिप्लेशन यहाँ में देखने को मिलता है। ये पूरा एक हमारा रोल इन लोगों का। उम्मीद है ये समझ में आया आपको। आगे देखते हैं हम लोग। आगे हमारे पास क्वेश्चन 3.2 में न्यूमेरिकल है। बोला गया है, गैस ऑफ सर्टेन मास इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 270 डिग्री एट कांस्टेंट प्रेशर, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल वॉल्यूम ऑफ दैट गैस। सो आपको बोला गया, आपको 0 से लेकर 270 तक हीट किया गया। तो सिंपल आपको पता है, हमने पहले ही बताया अपने लेक्चर्स में कि टेम्परेचर हमेशा केल्विन में यूज करेंगे हम। सो 0 डिग्री को हमने यहाँ पे केल्विन में कन्वर्ट कर रखा है, T2 जो था वो भी कन्वर्ट कर दिया हमने। इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर हमने मान लिया कि 0 डिग्री पर जो वॉल्यूम होगा वो V1 होगा, और 273 डिग्री पर, जो हमें 73 डिग्री सेंटीग्रेड पर V2 होगा। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू एज द प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पे हम लोग चार्ल्स लॉ को लगा सकते हैं। हमने सिंपली चार्ल्स लॉ को लगाया है। वॉल्यूम टेम्परेचर का रिलेशन हमें वहां से ही मिलता है। हमने सिंपली सॉल्व किया है, तो आपको सॉल्व करके आंसर दिख जाएगा कि जो फाइनल वॉल्यूम आ रहा है वो इनिशियल वॉल्यूम के 2 टाइम्स है। ये आपसे रिलेशन ही पूछा था, तो ये सिंपल आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके जो और में दिया गया वो भी एक न्यूमेरिकल है। इसमें सिंपली बोला जा रहा है, ए गैस ऑफ सर्टेन मास एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, मास कांस्टेंट हो गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हीट किया गया, दैट इट्स वॉल्यूम एंड प्रेशर गेट्स डबल, वॉल्यूम और प्रेशर दोनों ही डबल हो गया। फाइनल टेम्परेचर आपसे पूछा है। देखो यहाँ पर तो प्रेशर भी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। यहाँ से आपको ये अंदाजा लग जाना चाहिए किसकी तरफ इशारा कर रहा है, कंबाइंड फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, क्योंकि बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ में ही आपको ये इक्वेशन देखने को मिलता है, P1 V1 by T1 इज इक्वल टू P2 V2 by T2। वही मैंने यूज किया यहाँ पर। T1 273 डिग्री केल्विन, 273 केल्विन हो गया। T2 अपने को पता करना था। हमने मान लिया इनिशियल जो प्रेशर वो P1 है, फाइनल हमारा V1 है, सॉरी इनिशियल वॉल्यूम V1 है, तो फाइनल प्रेशर क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल 2P1, फाइनल वॉल्यूम हो गया 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम यानी कि 2V1। नीचे मूव करते हैं हम लोग। फ्रॉम कंबाइंड फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, सिंपल P1 V1 by T1 लगाया, हमने इजिली सॉल्व किया। सो फाइनल टेम्परेचर यहाँ पर आया हमारे पास 1092 केल्विन। बट चूंकि सवाल में डिग्री सेंटीग्रेड में था, तो हम लोग आंसर भी डिग्री सेंटीग्रेड में ही देंगे। सो हमने यहाँ सिंपली कन्वर्ट किया है डिग्री सेंटीग्रेड में, 1819 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 3.3 देखिए, इसमें आपको सिंपली बोला है, ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ अ कॉनकेव मिरर टू शो द नेचर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपको पता है कि जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं, तो जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनती है। ठीक है। यहाँ पे जो आपका इमेज थोड़ा सा देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, है ना।
ये थोड़ा सा और क्लियर बनना चाहिए था, ज़्यादा क्लियर मुझसे बन नहीं पाया यहाँ पर अभी, बट सही है आपका। सामने में एक मिरर लिया है आपका, यहाँ पे कॉनकेव मिरर बोलता है, कॉनकेव मिरर ले लिया, ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया। पहला रे जो हमने पास कराया यहाँ पर वो सिंपली पास होगा, फोकस से पास होता है, ये पता है। दूसरा रे हमने यहाँ पर पास कराया है आपका सिंपली फोकस से, डायरेक्ट फोकस से पास होकर के ये आपका ऐसे हुई है। मतलब ये जो रे आया था वो ऐसे आया था, हमने यहाँ पे दो रे यूज किया, एक तो ऐसे आया पैरेलल और दूसरा रे हमने ऐसे लाया है, ठीक है। तो जहाँ पे दो रे मिलते हैं वहां पर हमारा इमेज फॉर्म होता है। तो यहाँ पर रे मिल रहे थे, यहाँ पर रे का इंटरसेक्शन है, यहाँ पे इमेज बन गया आपका। अब नेचर हम लोग आराम से बाकी सारी चीजें लिख सकते हैं। इमेज तो रियल होगा, इन्वर्टेड है और आपको दिख रहा है यहाँ पे इन्वर्टेड, इनलार्ज्ड साइज में बड़ा होता है। इसका जो और क्वेश्चन वो ये बोला गया है कि भाई विच मिरर इज यूज्ड एज व्यू फाइंडर ऑफ ए कार एंड व्हाई इज इट यूज्ड, क्यों यूज होता है। सिंपल, आप अपने को तो पता है कौन सा कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग यूज करते हैं और कॉमनली यूज्ड एज रियर व्यू मिरर। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत कम जगह पे बहुत बड़ी चीजों को दिखा देता है। इन बिकॉज दे गिव इरेक्ट इमेज, यहाँ पर कुछ बिकॉज दे गिव होगा और इरेक्ट वर्चुअल फुल साइज डिमिनिश्ड इमेज ऑफ, यहाँ पे ऐसा होगा बिकॉज दे गिव, ये आर नहीं होगा वहां पर, बिकॉज दे गिव इरेक्ट वर्चुअल फुल साइज एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स विद अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। एक छोटे से जगह पर पूरे एरिया को अपने अंदर ये प्रेजेंट कर देता है, जिससे हम लोग एक छोटे से मिरर में बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं। इसलिए मॉल्स वगैरह में भी यूज किया जाता है कि जहां पर आपका टिकट बिलिंग काउंटर पे छोटा सा मिरर होता है, इससे पूरा मॉल का पीछे का व्यू इजिली देख पाता है वो बंदा जो वहां पे बैठा रहता है काउंटर पर। सो बहुत ही यूजफुल है। आगे देखते हैं हम लोग 3.4 जो क्वेश्चन है, डिफरेंस लिखना है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने ऑलरेडी डन इसलिए लिखा है यहाँ पर, मैंने जो आपको एक लेक्चर प्रोवाइड किया था इलेक्ट्रिक करंट का सजेशन वाला, उसमें मैंने ऑलरेडी बता रखा, वहां सब चेक कर सकते हैं या बुक से आप सिंपली इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हमारे पास 3.5 में है, why is it logical to use formula weight in place of atomic weight in NaCl। NaCl में हम लोग फॉर्मूला वेट यूज करना क्यों लॉजिकल होता है। अब ये सवाल आपके लिए थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। अब देखो NaCl इज एन आयोनिक कंपाउंड, ये आयोनिक कंपाउंड है और इसके पास अपना कोई एंड हैज नो मोलिक्यूलर एंटिटी, देयरफॉर इट इज इम्परफेक्ट टू डिफाइन द मोलिक्यूलर वेट। ये एक आयोनिक कंपाउंड, इसका अपना कोई मोलिक्यूलर एंटिटी नहीं होता है, इसका सिंपल है, इसलिए हम लोग इसको मोलिकुलर वेट नहीं निकालते, इसका हम लोग फार्मूला वेट निकालते हैं। मतलब ये जो फार्मूला है NaCl का, यहाँ पर अब यहाँ पे देखो आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि मोलिकुलर वेट और फार्मूला वेट बेसिकली है क्या है, दोनों के बीच में बेसिक क्या डिफरेंस है। सो उतना डिटेल में नहीं जाते हम लोग, सिंपल ये आंसर आप कंसीडर करो और इस आंसर को कोशिश करो भी मेमोराइज कर लेने का फिलहाल, क्योंकि डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको नहीं दे सकता हूँ इस टॉपिक पर, ठीक है। बट इतना समझो मोलिकुलर वेट फार्मूला वेट दोनों डिफरेंट चीज है। हम लोग NaCl के लिए मोलिकुलर वेट कैलकुलेट नहीं करते हैं, फार्मूला वेट करते हैं, क्योंकि मोलिकुलर वेट NaCl के पास नहीं है। और फार्मूला वेट जो है इसलिए कहते हैं यूज्ड फॉर NaCl एज इट इज एन आयोनिक कंपाउंड, क्योंकि ये एक आयोनिक कंपाउंड है तो हम लोग इसके लिए फार्मूला वेट का यूज कर रहे हैं। सो सोडियम क्लोराइड, और यहाँ एक रीजन मैंने लिखा है सोडियम क्लोराइड डू नॉट एग्जिस्ट एज इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। बेसिकली ये एक एज इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के तौर पर एग्जिस्ट भी नहीं करता, आपको एक NaCl का मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा। अगर वो मिलता है तो हम लोग वहां पे मोलिकुलर वेट निकाल सकते हैं, बट वो नहीं मिलता है। इसलिए देयरफॉर यहाँ पे पूरा सेंटेंस लिख देना, इट इज लॉजिकल टू यूज फार्मूला वेट इन प्लेस ऑफ एटॉमिक वेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई होप ये क्लियर है आपको। इसका और में जो क्वेश्चन दिया गया आपको दिया गया है एटॉमिक नंबर A और B का 19 एंड 17 आपको पूछा, ये दोनों कंबाइन करे कौन सा आपको जो कंपाउंड बनेगा उसका फॉर्मूला लिखना। मैंने यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको दे दी है। कंपाउंड आपका A है और B है, देखो कंपाउंड आपका A B है, A का एटॉमिक नंबर 19, B का 17 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया मैंने। लास्ट सेल में जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो बताता है ग्रुप्स को, तो ग्रुप 1 हो गया, इसके अकॉर्डिंग ग्रुप 17 हो गया। यार जितना नंबर ऑफ सेल्स आपका लगता है, नंबर ऑफ सेल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड। अगर 4 सेल इसमें लगा है तो ये आपका चौथा पीरियड में बिलोंग करता है, 3 सेल लगा है तीसरा पीरियड में ये बिलोंग करता है। सारी चीजें बता दिए, क्योंकि आगे सारे क्वेश्चन है हमारे एबीटी के सेट्स में और एग्जाम में भी ये फ्रीक्वेंटली पूछे जाता है ऐसे क्वेश्चन। अब देखो जो 19 नंबर जो एटॉमिक नंबर है ये पोटाशियम है, आपको पता है, इसलिए ये तो आपको याद होना चाहिए बेसिकली। और 17 आपका क्लोरीन होता है। पोटाशियम जो है वो एक मेटल है जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी रखता है, कैटन यानी कि पॉजिटिव चार्ज इसके पास आएगा। ये नॉन मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी रखता है, दोनों जब गेन करेंगे तो यहाँ पे कंपाउंड बनेगा हमारा KCl। सिंपल है, ये आपको फॉर्मूला ये लिख देना, ये बनेगा। आगे मूव करते हैं हम लोग। यहाँ पर बोला गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है आपका इनटू मॉलिक्यूल का। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। सो देखो पहला सेल में 2, लास्ट सेल में 5, उसी के अकॉर्डिंग लास्ट सेल में मैंने 5 इलेक्ट्रॉन सजा रखा है, 2 इधर है 3 इधर है। अब 3 इलेक्ट्रॉन को हमने शेयरिंग कराया। एरो कभी ऐसे सीधा मत दिखाना, कोवेलेंट बॉन्ड में थोड़ा तिरछा दिखाना, एक एरो ऐसे बनाना तो दूसरा एरो थोड़ा सा ऐसे बनाना। यहाँ पे एक सीधा हो गया बीच वाला, उसको ठीक कर लेना। बाकी सेकंड स्टेप में हम यहाँ पे ये दिखा देंगे सिंपली कि भाई
ये आपका मिलन हो गया, जैसे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दिखा दिया हमने N2 मॉलिक्यूल। बस यहाँ पे आप लिख देना है आपको सारी बातों को कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना होता है, 2,5 है, लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो एक नाइट्रोजन को और 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने लास्ट सेल में बैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए। ये बात लिख के ये रिप्रेजेंटेशन दे देना, आपको कंप्लीट 2 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 3.7 में आपके पास क्वेश्चन है व्हाट इज नाइट्रोलियम और उसका एक यूज बताना है। सो नाइट्रोलियम सिंपल आपका एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हम लोग कैल्शियम साइनामाइड भी कहते हैं। सो नाइट्रोलियम का दूसरा नाम आप बोल सकते हो कैल्शियम साइनामाइड है विद द फॉर्मूला CaCN2। तो नाइट्रोलियम का फॉर्मूला हो गया CaCN2। हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ ले व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रोलियम, याद रखना है। इट इज द ये क्या होता है आप देखो, बेसिकली यहाँ पे मेन बात लिखा है, इट इज द कैल्शियम सॉल्ट ऑफ द साइनामाइड। साइनामाइड का जो कैल्शियम सॉल्ट है वो नाइट्रोलियम कहलाता है। ये पूरा ही डिफिनेशन आपको एग्जाम में लिखना है। यूज यहाँ पर ये वाला यूज है, यूज्ड एज फर्टिलाइजर इन द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपली है आपका यहाँ पर, एक्सप्लेन व्हाई ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट नेसेसरली एन ओर। ये मेटलर्जी चैप्टर उसका क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे देखो सिंपल जो मिनरल्स होते हैं, ऑल मिनरल्स कैन नॉट बी ओर्स, बिकॉज देखो ओर्स हम लोग सिंपली वो बोलते हैं ना, ओर्स एक खास किस्म समझ लो, ऐसा पत्थर का टुकड़ा होता है हम लोग जमीन से जो निकाला जाता है खुदाई के दौरान, जो निकलता है आपका खदान वगैरह खान वगैरह से। सो पत्थर होता है जिसमें मिनरल्स हमारा, जिससे हम लोग मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, सिंपली उसको ओर बोला जाता है। अब जो खुद ही मिनरल्स उसको हम लोग और बोल नहीं सकते, और हम लोग ऐसा कोई स्पेशल टाइप का पत्थर को बोलते हैं जिसे हम लोग मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं थ्रू कुछ प्रोसेस होता है वहां पर, उसके बाद जाकर के। तो इसलिए कंटेन अनवांटेड कैन नॉट बी ओर्स बिकॉज दे कंटेन अनवांटेड सब्सटेंस अदर देन मेटल्स। मेटल्स के अलावा बहुत सा अनवांटेड सब्सटेंस होता है। वेयर एज ऑल ओर्स कैन बी मिनरल्स, ऑल ओर्स को हम लोग मिनरल्स बोल सकते हैं क्योंकि वहां से हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं कमर्शियली। कमर्शियली वर्ड जरूरी है यहाँ पर। हर मिनरल्स जो है वो हर ओर्स मेटल भी नहीं हो सकता, ये भी बात है। जिस ओर से हम लोग कमर्शियली यानी कि भाई कम पैसा लगा करके चीज निकल जाता है वही हम लोग यूज करते हैं। ओके, ये सिंपल आंसर है। अब ये तो मैंने ऐसी आंसर लिख दिया। यहाँ पे क्या था 3.9, देखो यहाँ पे जो और क्वेश्चन था मैंने नहीं लिखा है, राइट वन कंडीशन एंड वन प्रिवेंशन फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। ये सिंपल आप कर लो यार बुक से देख के। व्हाट इज डीनेचुरेटेड स्पिरिट। सो डीनेचुरेटेड स्पिरिट का देखो कहानी सिंपल है, टू प्रिवेंट द यूजेस ऑफ इथेनॉल एज बीवरेज ए स्मॉल अमाउंट। अब इथेनॉल का एज ए यूज कम का नाम का एज ए बेवरेज। सो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इथेनॉल में एक स्मॉल अमाउंट डाल देते हैं मिथानॉल का, और ये जो मिक्सचर बना इसी को हम लोग बोलते हैं डीनेचुरेटेड स्पिरिट। तो यहाँ पे सिंपल है, दिस मेक इथेनॉल अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड इज कॉल्ड डीनेचुरेटेड स्पिरिट। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे 3.9 का जो और है, यहाँ पर एक आपको कंपाउंड दिया गया C2H6, सीधा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, आइसोमेरिज्म वाला पार्ट। C2H6 हो दिया गया, पूछा आपको यहाँ पे दो कंपाउंड्स का फॉर्मूला लिखना है, जिसमें ये उसका कॉमन फॉर्मूला यही है बट दोनों का फंक्शनल ग्रुप आपको बोला गया अलग होना चाहिए। सो देखो पहले मैंने यहाँ पे बनाया है ये वाला, जिसमें फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, दूसरा मैंने बनाया ये वाला, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आपका ईथर है। अगर आपने मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला लेक्चर देखा है वन शॉट, तो आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में नॉलेज जरूर होगा। नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके चेकआउट कीजिए, उसको मस्ट चेकआउट कीजिए, वरना एग्जाम में फिर बहुत कंफ्यूजन होगा। मैंने यहाँ पे कॉमन नेम्स सवाल में इंक्लूडेड नहीं था कॉमन नेम पेशेंट, बट मैंने लिख दिया आपकी जरूरत के लिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पेज नंबर 238 की तरफ। देखो पेज नंबर 238 में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मीथेन हाइड्रेट। सो यहाँ पर हमने आंसर सिंपली लिखा है मीथेन हाइड्रेट्स आर व्हाइट। 1 मिनट। सो देखो पहला जो क्वेश्चन है व्हाट इज मीथेन हाइड्रेट, इसमें सिंपली इसका आंसर होगा आपके पास मीथेन हाइड्रेट इज ए सॉलिड कंपाउंड इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन गैस मॉलिक्यूल्स आर केस्ड विद इन ए क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। नाम ये मीथेन हाइड्रेट, हाइड्रेट से पानी याद आता है आपको। सो वाटर आपको अगर याद हो तो H2O जो होता है वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर में होता है, फिर यहाँ से ये जो वो है SH को पकड़ा रहता है, ये भी SH को पकड़ा रहता है। सो इसी तरीके से जो मीथेन है वो कुछ वाटर लाइक स्ट्रक्चर में फंस जाता है, उसको हम लोग मीथेन हाइड्रेट बोलते हैं। सिंपल आंसर है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं अपना यहाँ पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है एक न्यूमेरिकल फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज केप्ट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इफ द प्रेशर ऑफ द गैस इज डबल। यहाँ पे प्रेशर डबल किया गया, वॉल्यूम हाफ किया गया, फाइनल टेम्परेचर आपसे पूछा गया। सो इस क्वेश्चन में सिंपली आपको हमने इनिशियल प्रेशर मान लिया कि P है, तो फाइनल प्रेशर डबल है यानी कि 2P हो गया। इनिशियल वॉल्यूम V, फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया हाफ V/2। इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री 273 केल्विन, फाइनल पता करना है। यहाँ पे वही कंबाइन फॉर्म लगेगा बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ का, सो हमने सिंपली उसको लगाया है। ठीक है, आगे देखो ये सॉल्व आप चेक कर लो, यहाँ पर खत्म हो जाएगा ड्रामा। और में एक न्यूमेरिकल दिया गया है आपको, बोला व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ 8 ग्राम ऑफ H2 गैस एट प्रेशर। देखो प्रेशर दिया है और टेम्परेचर भी दिया है, वॉल्यूम पूछा है यहाँ पर।
ठीक है। और देखो मास दिया है आपको, सिंपली वॉल्यूम पूछा गया, प्रेशर टेम्परेचर पता है, और वेट ऑफ H2S गैस 8 ग्राम दिया है। सो मैंने यहाँ पे निकाला मोलिकुलर वेट जो कि 2 ग्राम होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का एक आइटम का 1 ग्राम होता है, 2 का 2 ग्राम हो गया। अब हम लोग पता है कि वेट बाई मास जो होता है ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है। सो नंबर ऑफ मोल्स निकाला जो कि मुझे मिला 4। अब मैं जानता हूँ यहाँ पर PV इज इक्वल टू NRT के इक्वेशन, तो यहाँ से हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे सिंपली। सो देखो V इज इक्वल टू NRT बाई P, यहाँ पे हमने सिंपली निकाला है, सॉल्व करके हमारे पास आंसर आता है 24.6 लीटर। ओके, यहाँ पे 0.082 मैंने आर का वैल्यू लिया क्योंकि आपको सवाल में ही ये गिवन है, सवाल में हमको आपको ये गिवन ही रहेगा, नहीं रहता तो भी आप अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करो PV इज इक्वल टू NRT में 0.082 ही पुट करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंपली यहाँ पर बोल रहा है, देखो 3.3 जो क्वेश्चन है यहाँ पे सिंपली बोला व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। ये एक सिंपल रेशियो होता है, इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू इट्स वेलोसिटी इन स्पेसिफाइड मीडियम। ठीक है, लाइट का वैक्यूम में जो स्पीड है उसको हम लोग जब किसी मीडियम का स्पीड से कंपैरिजन करते हैं रेशियो निकाल के, वो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पर, इसका और का जो क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। सो कॉन्वेक्स लेंस आपको पता है कुछ इस प्रकार का होता है, यहाँ पर हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ऑप्टिकल सेंटर ऐसा पॉइंट है जहां से लाइट बिना डेविएट के निकलता है। अगर हम लाइट यहाँ पर ऐसे करते हैं तो यहाँ पे कोई डिविएशन है, कोई रिफ्रैक्शन, कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, सॉरी कोई रिफ्लेक्शन है, इस ऑप्टिकल सेंटर के पॉइंट से कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वो सिंपली डायरेक्ट निकल जाएगा आपका। वही मैंने यहाँ लिखा है, पॉइंट इन दी center of lens lying on the principal axis said to be optical center of the lens. A ray of light passing through the optical center does not suffer any deviation. किसी भी तरह का डिविएशन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास 3.4, राइट ऑन फ्राइडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। या बुक से देख के लिख लो, बुक में आपका बेटर लिखा है। उसके बाद है गिव एन एग्जांपल ऑफ आयोनिक कंपाउंड वेयर द आयन डज नॉट ओबे द ऑक्टेट रूल। सो ऑक्टेट रूल यहाँ पर आप देखो, मैंने यहाँ सिंपल आंसर इसका लिथियम फ्लोराइड जो है LiF लिथियम फ्लोराइड, ये एक आयोनिक कंपाउंड है whose ions does not obey octet rule. Lithium has 1 valence electron and fluorine के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है बताओ। फ्लोरीन के पास हमारा, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर हो गया 9, उसके पास होता है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो लिथियम ट्रांसफर्स इट 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फ्लोरीन एंड थस बिकम्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। लिथियम तो आपका, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 हो गया ना, लिथियम का क्या एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया 1, 2,1। पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा उसका, पहला सेल में 2 चला गया, उसके दूसरा सेल में 1, ये 1 उसको दे दिया, ये तो डुप्लेट रोल में चला गया ना लिथियम यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, लिथियम जो हाइड्राइड है, लिथियम फ्लोराइड जो सॉरी वो क्या करता है, नहीं फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपली यहाँ पर है 3.5 के बाद क्या है आपका 3.5। देखो 3.5 का और में क्वेश्चन है, सॉलिड सोडियम क्लोराइड इज नॉट एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट इट्स एक्वियस सॉल्यूशन इज एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एक्सप्लेन। इसका सिंपल सा रीजन है, अब जब सॉलिड में NaCl है तो इसके पास आयंस है नहीं, मॉल्टन स्टेट में क्या होगा, ये टूट के Na प्लस Cl माइनस से ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको ये एज अ कैटायन काम करेगा, एनायन काम करेगा। सो इन मॉल्टन स्टेट सो NaCl ब्रेक्स इनटू आयंस, सो इन दैट वे इट कैन इजिली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये आप सिंपली बना के लिख सकते हो, रीजन मैंने बता दिया आपको। 3.6 देख लो, ये सेम क्वेश्चन हमने पीछे कर रखा है, एकदम वही सेम क्वेश्चन है। 2 एलिमेंट्स A and B 19 और 17 जो एटॉमिक नंबर है हमने कर लिया। आगे देखिए 3.7, राइट द केमिकल रिएक्शन विद बैलेंस्ड इक्वेशन इफ H2S गैस पास्ट। अगर H2S गैस को हम लोग यहाँ पे पास कराते हैं थ्रू CuSO4 सॉल्यूशन। अब ये जो क्वेश्चन है ये मैंने ऑलरेडी आपको करा रखा है, कहाँ करा रखा है मैं वो आपको बता देता हूँ, इसके बारे में आप डिटेल भी जान लोगे अच्छे से। हमारे इनऑर्गेनिक लेक्चर, इनऑर्गेनिक के सजेशंस पे मैंने 2 वीडियो बना रखा है, जहाँ पे मैंने H2S के ऊपर पूरा प्रिपरेशन वीडियो बनाया है जो आपके सिलेबस में। सो आप जाकर उस लेक्चर को देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है 3.8 में क्वेश्चन बोल रहे हैं जिंक ब्लेंड कैन नॉट बी कॉल्ड बोथ मिनरल एंड ओर ऑफ जिंक, एक्सप्लेन। इसका सिंपल रीजन है, जिंक ब्लेंड कैन बी कॉल्ड बोथ, इसको हम लोग दोनों बोल सकते हैं, एंड ओर ऑफ जिंक बिकॉज इट हैज जिंक और इट इज मेड अप ऑफ जिंक, क्योंकि इसके पास जिंक भी होता है, जिंक से बना भी है। चूंकि जिंक वो खुद ही है तो उसको तो हम लोग बोल ही सकते हैं जिंक मेटल, और जिंक से बना है तो उसको जिंक ब्लेंड भी बोल सकते हैं। और जिंक ब्लेंड क्या है, इज अ सल्फाइड मिनरल विद अ केमिकल फॉर्मूला Zn, Fe is and the मेजर ओर ऑफ जिंक, मेजर ओर भी है जिंक का। 3.9 में क्वेश्चन आपको सिंपली है, राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर फर्स्ट स्टेज ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ मीथेन। यहाँ पे देखो हमने सिंपली क्लोरीन का रिएक्शन, क्लोरीन मीथेन हो गया CH4, क्लोरीन हो गया Cl2। यहाँ पे क्या करता है,
ये जो क्लोरीन है ये सब्स्टिट्यूशन करता है, तो एक क्लोरीन क्या करेगा, जाएगा क्लोरीन, एक क्लोरीन आइटम जाके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। अब जब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो क्या मिलेगा, CH3Cl मिलेगा। और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला, यहाँ से हाइड्रोजन निकला, यहाँ से ये तो H+ में निकलेगा, और यहाँ से आपका ये वाला जो आदमी था, यहाँ से आपको जो Cl मिला, ये दोनों तो Cl- होगा, ये दोनों मिलकर के HCl बनाता है। इसलिए देखो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास वही है, यहाँ पर CH4 यहाँ पे गया, CH3Cl + HCl। 3.9 का और देख, चलो लास्ट वाले का आंसर मैं लिखता हूँ यहाँ पर। बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको बताना है जब इथानॉल का रिएक्शन होगा मेटालिक सोडियम से। सो इथानॉल सिंपली होता है आपका CH2OH, ठीक है, ये हो गया आपका इथानॉल, सॉरी C2H5OH प्लस आपको यहाँ देना है सोडियम। तो ये सोडियम क्या करता है, सिंपली आपको देखो सोडियम क्या करेगा, ये सोडियम जाएगा यहाँ से, ये वाले हिस्से से आपको एक हाइड्रोजन निकाल देता है। एक हाइड्रोजन जब निकाल दिया तो एरो मार के आपको रिएक्शन आगे क्या लिखना है, मैं ऊपर की तरफ लिख रहा हूँ। देखो एक हाइड्रोजन जब उसने निकाला तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा C2H5O आपका रहेगा, वहाँ पे आ जाएगा सोडियम। हाइड्रोजन उसने निकाल दिया, हाइड्रोजन अलग अकेला रहेगा नहीं, तो यहाँ पे वो बन जाएगा H2। तो रिएक्शन होगा C2H5OH प्लस सोडियम गिव C2H5ONA, यानी कि सोडियम इथॉक्साइड बोल सकते हो आप इसको। और ये हो गया आपका प्लस H2 निकल गया। अब ये रिएक्शन हम लोग बैलेंस करना चाहे तो बैलेंस इजीली कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस नहीं है। ओके, मैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिखा दूंगा आपको भेज दूंगा टेलीग्राम पे। आइए हम लोग लास्ट सेट इसमें करते हैं जो कि पेज नंबर 450 है, जहाँ पे पेज नंबर 452 में आपका ग्रुप सी मेंशन है। सो ग्रुप सी का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके बारे में अगर कोई कंसेप्ट समझना है, मैंने ऑलरेडी इसका कंसेप्ट को बताया, जहाँ पर मैंने पहला चैप्टर का सजेशन वीडियो जो बनाया नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अगर देख सकते हैं। यहाँ पे सिंपली समझो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। मतलब हम लोग नेचर को लेकर के साथ में लेकर के डेवलपमेंट करना है। हमें ऐसा नहीं करना है कि हमें आज के टाइम पे नेचर को बिगाड़ देना है ताकि आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन वो उसका यूज नहीं कर सके अपने नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन इसको ध्यान रखते हुए हमें खुद भी डेवलप करना है। ये सिंपल कंसेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। आगे देखते हैं 3.2 है, राइट डाउन द काउज एंड रेमेडी ऑफ मायोपिया। अब ये काउज पूरा यहाँ लिखा है मैंने, डेप्थ ऑफ इसमें क्या होता है, आई बॉल बहुत स्मॉल हो जाता है, देखो डेप्थ ऑफ आई बॉल इज टू मच, दैट इज आई वॉल लेथन फ्रॉम फ्रंट टू बैक, ये पूरा पढ़ लेना इजी है। और इसका रेमेडी क्या होता है वो आप नीचे कमेंट खुद करो, कौन सा लेंस हम लोग यूज करते हैं इसको ठीक करने के लिए, आपको बस वही लिखना है रेमेडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखो 3.2 का जो और वो मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया क्योंकि जनरली इस तरीके के सवाल नहीं पूछे जाते आपसे एग्जाम, इसलिए मैंने स्किप कर दिया। 3.4 में स्टेट फेल्मिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मैंने यहाँ लिख दिया। फेल्मिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कैन बी स्टेटेड एज, ये मैंने समझाया अपना इलेक्ट्रिक करंट वाले सजेशन के वीडियो में। द 4 फिंगर्स, इसमें क्या होता है हम लोग 3 फिंगर्स को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखते हैं। इस तरीके से रखने पर जो 4 फिंगर है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है, मिडिल फिंगर हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है, कंडक्टर में किस डायरेक्शन में करंट बह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 3.4 के बाद 3.5 में, सो द लीवी-स्ट्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपाउंड व्हिच डज नॉट फॉलो द ऑक्टेट रूल। सो यहाँ पर एक कंपाउंड है हमारा जिसका नाम है BF3। ये हमारा जो है ये लीवी-स्ट्रॉस स्ट्रक्चर को नहीं फॉलो करता है। मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, आपको ज्यादा क्लियर होगा। अच्छा वो इमेज मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा, बाकी क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। उसके बाद 3.6 में राइट डाउन 2 डिफरेंस बिटवीन आयोनिक कंपाउंड एंड कोवैलेंट कंपाउंड। तो देखो पहला डिफरेंस आप यहाँ पे लिखना, यहाँ मैंने लिखा ऑलरेडी, यहाँ शायद यहाँ से मिस हो गया। देखो यहाँ पर है 3.6। So covalent compound are formed when two atoms share electrons, while ionic compounds are formed when two atoms, one of which is metal, interact and exchange electrons। ये सिंपल है। पहला डिफरेंस में आप डिफिनेशन ही लिखो। दूसरा डिफरेंस में लिखना कि आयोनिक कंपाउंड जो है उनका मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, कोवैलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट काफी लो होता है। ठीक है, ये आप लिख देना, हो गया। इसके बाद जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है 3.6 के बाद 3.7 में, why H2S कैन बी प्रिपेयर्ड इन कीप सेपरेटस। कीप सेपरेटस में हम लोग क्यों इसको यूज करते हैं। ओके सो यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 3.7 का ये आंसर नहीं है। ठीक है, ये आंसर मैं अपडेट कर दूंगा आपको। सिंपल रीजन है, मैंने इसको ऑलरेडी बता रखा है अपने लेक्चर में, जहाँ पे मैंने H2S के ऊपर पूरा प्रिपरेशन वीडियो बनाया है। अब जाके चेक कर सकते हो कि हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर था। ठीक है, जो सेकंड लेक्चर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है सजेशन वाला, उसमें आपको मिल जाएगा ये। देन हम लोग देखते हैं उसका जो और था, तो नेस्लर्स रिएजेंट का फॉर्मूला भी मैंने वहाँ पे बता रखा है, केमिकल नेम और फॉर्मूला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग मूव करते हैं 3.8, जो कि आपसे सिंपली ये पूछ रहा है, राइट डाउन द नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ मेन ओर ऑफ आयरन। आयरन का जो मेन ओर है वो है हेमाटाइट।
देखो कहाँ गया आंसर इसका 3.8 हेमाटाइट मेन हो रहा है, इसका केमिकल फॉर्मूला आपका केमिकल नेम आयरन 3 ऑक्साइड एंड फॉर्मूला Fe2O3। ओके, व्हाट इज डीनेचुरेटेड स्पिरिट, ये ऑलरेडी हमने पिछले सेट्स में कर लिया है। सो यहाँ पर हमारा जो ग्रुप सी है वो हो गया खत्म, यहाँ पे ग्रुप सी हमारा हो गया पूरी तरीके से एंड। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर अच्छा लगा है लेक्चर सो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको जाके शेयर जरूर कीजिए। मेरा काम था आप तक पहुंचा देना इन चीज़ों को, सो मैंने यहाँ पर आप तक पहुंचा दिया। अब आपका काम है कि आप आगे कैसे इस चीज़ को डेवलप अपने दोस्तों तक पहुँचाते हैं, ठीक है। बाकी अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ाई करते रहे अच्छे से, एग्जाम बहुत करीब है। तब तक अगले टेक केयर, टिल देन गुड बाय।